बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल जी, आज की वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन है हम करके तो लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जी जनाब, आपका सवाल क्या है? सर, अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी से प्रॉफिट अर्न करता है तो इसकी इनकम टैक्स लॉ में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? देखें, प्रॉपर्टी से अब दो तीन चीज़ें मुख्तलिफ है। अगर आप अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो वो कैपिटल गेन या लॉस में जाएगा, कैपिटल लॉस में। अगर आप बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो वो आपकी ओबियसली बिजनेस इनकम में सेक्शन 22 के मुताबिक गेन या लॉस निकाला जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो फिर आपकी वो बिजनेस इनकम है, वो तो गेन या लॉस आपका दूसरा टैक्सेबल होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस में डील कर रहे हैं, उसके मुताबिक फिर उसकी टैक्सेबिलिटी जो होगी। जी आपका जी। सेल्स टैक्स लॉ में नॉर्मली सेल्स टैक्स की रिलायबिलिटी या फंड कैसे निकाला जाता है? देखिए, उसमें जैसे सेल टैक्स का प्रिंसिपल ये है कि आप अगर उसका कोई इनपुट में से आउटपुट जो है, आउटपुट बेसिकली सेल जिसे आप कहते हैं, सप्लाईज कहते हैं, उसमें जो लाइबिलिटी निकाली जाएगी उसमें से इनपुट जो अलोएबल है वो माइनस किया जाएगा। और बैलेंस अगर आपका, जाहिर बात है, इनपुट अगर ज़्यादा है तो आपका रिफंड है, और अगर अदरवाइज है तो पेबल निकल आएगा। लेकिन ये होता है कि अगर आपका इनपुट आउटपुट के 90% से ज़्यादा हो तो फिर 90% से ज़्यादा इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब है 10% मुझे हर साल जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज के केस वो पे करना होता है, और फिर एंड में जाके आप अपना जो है उसका रिफंड साल के बाद क्लेम कर सकते हैं। जी आपका। अगर एक एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलती है तो इसकी टैक्सेबिलिटी एम्प्लॉय के हैंड में क्या होगी? देखिए, इसमें ना दो तीन चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये है कि अगर तो गाड़ी आपको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए मिली है तो कुछ भी आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। अगर आपको प्राइवेट पर्पज़ के लिए दी गई है तो उसका 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ जो एसेट होगा, और अगर लीज होगी तो फिर मार्केट वैल्यू पर 10% आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, सैलरी इनकम। और अगर दोनों के लिए है तो फिर 5% जो होगा वो ऐड किया जाएगा। इसमें आप दो चीज़ें और ऐड कर लें। अगर आपको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया है तो वो एग्जाम्प्ट है, अगर पर्सनल के लिए है तो टैक्सेबल होगा। इसी तरह अगर आपको ड्राइवर भी साथ मिल जाता है, अगर ऑफिशियल के लिए होगा तो वो एग्जाम्प्ट होगा, और जो अगर पर्सनल के लिए होगा तो वो टोटली चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। और अगर दोनों के लिए होगा तो जितना पर्सनल होगा वो टैक्सेबल बाहर आ जाएगा। जी आपका सवाल। अगर किसी बंदे को एनटीएन इश्यू हो जाए तो क्या उसको इनकम टैक्स रिटर्न करना लाजमी है? जी बिल्कुल ऐसे है जी। 114 सेक्शन में उन्होंने लिखा हुआ कि एनटीएन होल्डर को रिटर्न फाइल करना लाजमी है। एक और ऐड करता चलूँ कि अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम फाइल करेंगे एज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल के तौर पे, उसको भी उन्होंने ऐड कर दिया, उसको रिटर्न फाइल करना इनकम टैक्स लॉ में लाजमी है। जी जनाब आपका। एक टैक्स पेयर इनकम टैक्स लॉ में मैक्सिमम कितनी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट्स? देखें, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, अगर आपने 1 करोड़ का एसेट लिया है तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको 1.5 करोड़ एसेट मिल जाए। तो सिंपल इज दिस कि जितनी कॉस्ट ऑफ एसेट है टू डेट एक्सटेंट ही आप मैक्सिमम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो चाहे वो टैक्स हो। इससे ज्यादा आपको डेप्रिसिएशन को जितने लगाए उतने ही आपको मिल सकते हैं। जी। क्या हम स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को अपने नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि लॉ जो है वो ये कह रहा है कि जो स्पेकुलेशन लॉस है वो स्पेकुलेशन इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, आप बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसका वाइस वर्सा हो सकता है। अगर आपको बिजनेस लॉस है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और स्पेकुलेशन इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो वो आप आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। जी जनाब। डेप्रिसिएबल एसेट की सेल पर जो गेन या लॉस होता है वो किस हेड में डिक्लेयर किया जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। अकाउंटिंग के अंदर इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हैं जब अकाउंट्स बनाते हैं, और टैक्स के अंदर ये बिजनेस इनकम बनेगा, यानी बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस के तौर पे ये डेप्रिसिएबल एसेट पे, ये सेक्शन 22 में उन्होंने लिखा भी हुआ। जी। ट्रायल बैलेंस के साथ जो एडजस्टमेंट दी जाती है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है? देखिए, जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट रखती हैं, तो उनकी डबल एंट्री हम फिर पास करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डबल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इन एडजस्टमेंट की, जैसे मसलन सैलरी पेएबल है तो हम सैलरी टू सैलरी पेएबल डाल देंगे। अगर एडवांस आपका पे किया हुआ है तो जो भी है, या क्लोजिंग स्टॉक है या प्रीपेड है, जो भी है उसकी डबल एंट्री के साथ ही वो अकाउंट फॉर किया जाएगा। जी जनाब आपका। न्यू सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक अगर किसी को पुरानी गाड़ी के सेल पर प्रॉफिट होता है या उस पर सेल्स टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा? लेकिन बात यह है कि अगर आप जाती कोई गाड़ी बेच रहे हैं तो उस पर तो भी सेल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप कार डीलर हैं और सेल परचेज में इंडल्ज है और आपको उस पर प्रॉफिट होता है, तो जो डिफरेंस आएगा गाड़ी की परचेज और सेल का, उसका 17% आप पे करेंगे, नंबर 1। अगर आप कमीशन एजेंट है तो कमीशन पीआरए के पास है या रेलिवेंट सूबे के पास है, कमीशन उधर जाएगी। लेकिन पर्सनल गाड़ी बेचने पे फिलहाल कोई ऐसा गेन या लॉस जो है वो उस पर टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। और तीसरा ये है कि अगर आप किसी को गाड़ी बेचते हैं, अगर आपको सेल टैक्स की इनवाइस आपको सेल टैक्स चार्ज करे तो पहले चेक कर लें कि वो बंदा रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है। जी।
फिजिकल स्टॉक टेकिंग और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या फ़र्क है? देखें, फिजिकल में सिर्फ फिजिकल स्टॉक टेक होता है, जहां रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल होता तो फिर स्टॉक निकाल लिया जाता है कितना है। लेकिन परपेचुअल में क्या होता है कि बुक्स का जो फिजिकल स्टॉक टेक भी होता है और बुक्स का स्टॉक भी निकाला जाता है, उन दोनों को टैली किया जाता है, इसलिए मोस्ट वाइडली परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। जी, क्या न्यू कंस्ट्रक्टिंग स्कीम बिल्डिंग ऑफ डेवलपर क्या हर एक बंदे को अवेलेबल है? नहीं जी, हर एक बंदे को नहीं है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये बेसिकली दोनों में से किसी एक पार्टी का बिल्डर या डेवलपर की डेफिनेशन में आना लाजमी है। अगर इनमें से कोई भी बंदा बिल्डर या डेवलपर की डेफिनेशन में नहीं फॉलो करता तो ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। इसका नाम ही कंस्ट्रक्शन स्कीम फॉर बिल्डर एंड डेवलपर है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं कि प्लॉट की सेल परचेज खुद ही करी जा रहे हैं। ना वो बिल्डर है ना डेवलपर है, ना ये खरीद या बेचने वाला। फर्स्ट परचेजर को भी रिलीफ है, लेकिन वो तब है जब वो बिल्डर से लेगा या डेवलपर से लेगा तो और उसको उसकी कंडीशंस को मेट करेगा। तो ये हर बंदे के लिए अवेलेबल नहीं है। जी, अगर एक कंपनी को टैक्सेबल इनकम आ जाए तो उस पे टैक्स रेट क्या होगा? देखिए, अभी अगर स्मॉल कंपनी है तो 22 या 23% है उसका जो रेट है, और जो अदरवाइज कंपनी आपकी जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बनी है 29% है नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर, और बैंकिंग कंपनी है तो उनका 35% है। तो ये डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं। जी जनाब। अगर कोई बंदा अपना ज़ाती घर या प्लॉट सेल करता है इन टैक्स ईयर 2020 एंड 2021 और उसको प्रॉफिट होता है, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? देखें, 2020 में लॉ ये है कि अगर आप अपना जो घर बेचते हैं और या प्लॉट बेचते हैं, जो पहले 2020 में था कि घर के लिए 4 साल था, 4 साल के बाद बेचेंगे तो 0% है, अंदर आएंगे तो उसके स्लैब कीमत है। इसी तरह प्लॉट था जो 8 साल के बाद अगर आप बेचेंगे तो 0% था, वरना स्लैब रेट लग जाते। 21 के लिए क्या कि उन्होंने पीरियड दोनों का बराबर कर दिया कि अब आप इसमें मेरा ख्याल है 4 साल है या 5 साल के बाद अगर आप इसको बेचते हैं तो वो 0% टैक्स इसमें। प्लॉट और उस दोनों को मर्ज करके उन्होंने 4 साल कर दिया, 8 साल वाला कॉन्सेप्ट प्लॉट में खत्म कर दिया है, और ये कैपिटल गेन ट्रीट होगा, उसके मुताबिक उस पर सेपरेट ब्लॉक में जाकर टैक्स लगाया जाएगा। हाँ जी, मिस आपका। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव होता है तो वो अपनी रिटर्न में इसे कैसे ऑफर करेगा? देखिए, इस वक्त तो प्रॉफिट ऑन डेट मिनिमम टैक्स रिजीम में चला गया है। अगर 5 इशू ये आ रहा है कि 5 लाख तक का प्रॉफिट हो तो बैंक आपका या जहां से आपको नेशनल सेविंग सेंटर से आएगा तो वो आपका 10% जो है टैक्स काटेंगे। लेकिन रेसिपिएंट ने 15% चूंकि टैक्स पे करना है तो वो बाकी का 5% 10% एडजस्ट करने के बाद उसको एडजस्ट करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा। हाँ जी, आपका। वो लोग जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज एज अ टीचर होते हैं, क्या इनको इनकम टैक्स लॉ में कोई बेनिफिट होता जी है? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें लॉ ने कहा हुआ है कि 25% जो उनका सैलरी पे टैक्स बनेगा, अगर वो इसकी प्री कंडीशंस को मेट कर देता है टैक्स पेयर, तो उसको रिलीफ उसमें मिल जाएगा ताकि उसको काम करने का कोई बेनिफिट पास ऑन हो सके। जी मिस आपका। सेल्स टैक्स लॉ में अगर कोई बंदा एग्जैम्प्ट सप्लाई में डील करता है तो जो वो इनपुट टैक्स अपने परचेजेस में पे करेगा तो उसका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स लॉ में क्या होगा? जी बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे तो सेल टैक्स लॉ में बड़ा क्लियर है, दोनों को मैं टाई अप कर देता हूँ। एग्जाम्प्ट सप्लाई का इनपुट नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि आपने इनपुट जो पे किया हुआ है वो कॉस्ट में है, तो वो कॉस्ट में आप ऐड करके इनकम टैक्स लॉ में एज ए एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। जी जनाब। इस वक्त विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है इनकम टैक्स लॉ में, वो किसने फाइल करनी होती है और कब करनी होती है? देखिए, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्रिस्क्राइब पर्सन है या इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बंदा इंडल्ज है तो वो अपनी जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट है वो फाइल करेगा। वो क्वार्टरली बेस पे है, ठीक है, हर क्वार्टर के अगले 20 दिन तक। जैसे अगर फर्स्ट क्वार्टर आप लें जुलाई से सितंबर तो 20 अक्टूबर तक है, सेकंड क्वार्टर आपका दिसंबर बनेगा तो 20 जनवरी है, इसी तरह मार्च जो है 20 अप्रैल है, और जून जो है वो 20 जुलाई तक आपको जो क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है वो फाइल करनी है। जी। क्या सिक्योरिटीज का लॉस जो कैपिटल गेन हम एक प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचने पे होगा तो उसके अगेंस्ट शेयर क्या होगा? लेकिन सिक्योरिटीज का जो लॉस है वो 37A में कवर्ड है। उसका गेन या लॉस आप सेपरेट ब्लॉक में रखेंगे, और जो आपको प्राइवेट कंपनी से जो गेन होगा वो आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा। तो दोनों अलग अलग हैं और इनको आपस में ना तो आप ऐड कर सकते हैं और ना ही सेट ऑफ कर सकते हैं। जी। What is difference between business loss and depreciation loss under the income tax law? जी बड़ा अच्छा सवाल है। डेप्रिसिएशन से पहले जो टैक्स के अंदर लॉस होता है उसको बिजनेस लॉस कहा जाता है, और अगर फर्ज करें बिजनेस लॉस आपका है 2 लाख रुपए और आपकी जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो है फर्ज करें 5 लाख रुपए, तो जो डेप्रिसिएशन से पहले वाला 2 लाख लॉस है और डेप्रिसिएशन लॉस आपका 5 लाख है।
और टोटल लॉस आपका 7 लाख हो जाएगा। इस तरह ये ब्रेकअप होता है। ये ब्रेकअप इसलिए बनाया जाता है, उसकी वजह ये है कि बिजनेस लॉस 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है और डेप्रिसिएशन लॉस अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। जी, अगर कोई टैक्स पेयर अपने बच्चों पर एजुकेशनल एक्सपेंसेस देता है तो क्या इसका बेनिफिट इनकम टैक्स लॉ में है? जी मिस, बड़ा अच्छा सवाल है। बड़े लोगों को इसका फायदा होगा। देखिए, 2 चीजें इसके अंदर बड़ा, अपनी क्या इसको हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, अपनी आंखें, कान और दिमाग जरा खुला रखें इस चीज में। इसमें 2 बेनिफिट आपको पास ऑन होंगे अगर आप इसी कंडीशन मेट करते हैं। पहला, अगर आपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे किए हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलेगा, जो छूट इनकम टैक्स लॉ में गिवन है टैक्स क्रेडिट के तौर पे 61 से लेके 64 के अंदर, इसके अंदर जो टैक्स क्रेडिट है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं आपका, अगर आपने एक बच्चे की फीस 2 लाख से ज्यादा एक साल में दी है तो उस पर 5% टैक्स भी कटता है, उसका क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा। तो 2 डबल बेनिफिट है। उधर से ये एज ए टैक्स क्रेडिट के तौर पे है। टैक्स क्रेडिट है या डिडक्टेबल, मेरा ख्याल है डिडक्टेबल अलाउंस है। डिडक्टेबल अलाउंस या टैक्स क्रेडिट दोनों में से एक है। वो बहरहाल बेनिफिट दोनों में से एक शक्ल में आपको वो मिलेगा। और अगर 2 लाख से ज्यादा फीस हुई तो आप इसको बेनिफिट दोनों तरफ से ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि रिसीट आपके पास होनी चाहिए और रिस्पेक्टिव स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जो भी इदारा है वो आपको उसकी अमाउंट दिखाए कि इतनी वो जमा होगी टैक्स की मद में। मुझे उम्मीद है जी कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा और बाकी लोगों के लिए भी होगा। तो ये अवेयरनेस का एक सेशन है जो हम लोगों के लिए करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपके लिए कोई और टॉपिक या टॉपिक्स लेके क्वेश्चन आंसर की शक्ल में आप उसको प्रेजेंट करेंगे। अब आप उस तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।